सेशन को होस्ट करने के लिए हमारे गुरुग्राम के ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, प्लीज, ओवर टू यू। धन्यवाद। अभी तक अगर हम बात करें जिस तरीके से आज शाइनिंग हरियाणा 2022 के इस कॉन्क्लेव में, सबसे पहले हमने बात करी थी स्वास्थ्य को लेकर के, उसके बाद उद्योगों को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के, और अब हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हरियाणा में इसलिए भी खास, दिल्ली से सटा, दिल्ली एनसीआर, और खासकर जब बात केंद्र सरकार की भी की जाए तो ये कहा जाता है कि 2022 तक सबका आवास, ये एक सपना, सबका आवास हो। हालांकि इन 2 सालों में अगर बीते वर्षों की बात करें तो उसी को कोविड काल को लेकर के आते हैं, शायद वो कुछ कहीं ना कहीं रफ्तार जरूर कम हुई होगी, लेकिन ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर आज कहाँ है, किस तरीके की चुनौतियां हैं, किस तरीके से रियल एस्टेट में, चाहे हम रेजिडेंशियल की बात करें, हम कॉमर्शियल की बात करें, कॉर्पोरेट की, और जहां हम बैठे हैं गुरुग्राम, यहाँ तो रियल एस्टेट में, कॉर्पोरेट में या फिर रेजिडेंशियल की बात करें, एक अलग ही कहीं ना कहीं इसमें एक आयाम है। इससे हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अक्षय सरदाना हमारे साथ में है, अक्षय सरदाना, उनके साथ साथ संजय ककरालिया हमारे साथ में है। अक्षय जी सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहेंगे, रियल एस्टेट की हम सेक्टर की बात कर रहे थे आज, क्योंकि 2 साल का ये जो समय रहा, कुछ रफ्तार धीमी रही, रियल एस्टेट के सामने एक बड़ी चुनौती रही जब सभी के सामने थी, लेकिन अब किस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है रियल एस्टेट, और खासकर हरियाणा क्योंकि दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली के से सटा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं प्रॉपर्टी को? देखिए, गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव पूरे हरियाणा का एक एज ए फ्रंट फेस है। एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के साथ में कनेक्टेड है। दिल्ली की जितनी भी फैमिलीज है उनको गुड़गांव की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है एज ए रहने के पर्पज से, और एज ए डिमांड एंड सप्लाई की मैं बात करूं तो गुड़गांव रेजिडेंशियल एक रहने के पर्पज में एज ए नंबर 1 सिटी है पूरे ऑल ओवर हरियाणा की। और लास्ट 2 साल पैंडेमिक सिचुएशंस के बाद में गुड़गांव के अंदर रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़ी है, और गुड़गांव की अगर मैं डिमांड की बात करूं तो सबसे आज की डेट में रेजिडेंशियल मार्केट सबसे बूम पे है। रेजिडेंशियल बूम पर है अब, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे इनका कहना है बूम पर, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात की बात, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं बाकायदा बनाई जाती हैं, उसमें सुधार भी किया जाता है, लेकिन ऐसे में इसी में हम एक शुरू कड़ी में बात कर रहे थे, रेरा भी बनाएगा। रेरा को आप किस तरीके से देखते हैं, कितना फायदा हुआ आज की अगर बात करें लोगों को, और खासकर रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो? दीपक जी देखिए, जहां तक बात है रियल एस्टेट की, यहाँ बैठे सभी लोग और सभी दर्शकों को मैं बता दूं, 2015 में रेरा फर्स्ट टाइम बॉडी एग्जीक्यूशन में आई। हरियाणा 2015 लास्ट या 16 फर्स्ट वीक में फर्स्ट क्वार्टर में इम्प्लीमेशन हुआ हरियाणा में। रेरा आने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, क्योंकि आज से पहले 2015 से पहले रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था, किसी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता था। तो रेरा जब हरियाणा में कन्वर्ट होकर हरियाणा में लागू हुआ तो उसके बाद बिल्डर्स पर नकेल कसी गई। इसको कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट अगर कोई लॉन्च हुआ और कंप्लीशन तक किस तरीके से बिल्डर बेच रहा है, नहीं मिला तो उस पर क्या असर होगा, उसकी कस्टमर लायबिलिटीज क्या है, इस चीज को लेकर कोई डेफिनेशन डिफाइन नहीं थी। जैसे ही रेरा आया, रेरा आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन डिफाइन हुई, डेट ऑफ स्टार्टिंग से लेकर डेट ऑफ कंप्लीशन निर्धारित हुई। उसके अलावा अगर प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसमें पेनल्टीज के प्रावधान रखे गए, पेमेंट प्लान स्ट्रक्चर किया गया, और सबसे बड़ी बात कि प्रोजेक्ट का टाइटल डे 1 पर क्लियर होना चाहिए। जैसे पहले प्री लॉन्च बेच दिया करते थे बिल्डर, पता ही नहीं कौन बेच गया, किसके पास पैसा गया। अब जब हरियाणा आ गया है तो उसके बाद सारी चीजें इन कंट्रोल हैं, डे 1 से डिफाइंड है, लीगली टेक्निकली। आज हर कस्टमर ये एश्योर है कि अगर प्रोजेक्ट हरियाणा रजिस्टर्ड है तो उसकी निवेश, उसकी जमा पूंजी, उसकी सेफ कस्टडी में। साथ ही साथ चूंकि रेरा आने से विश्वास बढ़ा है तो उसके बाद मार्केट अप हुई है। जब मार्केट अप हुई है तो बट नेचुरल नए नए लाइसेंसेज आ गए हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई है, लोगों को टाइम पर प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो रेरा आने से बहुत ज्यादा फायदा मिला है। साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं, रेरा में पीछे एक जो इम्प्लीमेशन आई कि एक चीज इंप्लीमेंट पीछे ये हुई कि लेट्स से कस्टमर ने रेरा में बिल्डर को शिकायत की, उसके बावजूद भी बिल्डर अगर
उस पर अमल नहीं करता है, रेरा में कंप्लेंट हुई, उन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया, तो पीछे अभी एक हाईकोर्ट से डिसीजन हुआ जिसमें रेरा के अंतर्गत ये चीज डिफाइन कर दी गई कि अगर रेरा के डिसीजन को बिल्डर नहीं इंप्लीमेंट करता है, नहीं मानता है, तो नेक्स्ट उसकी सुनवाई के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें उसको 30% ऑफ मार्जिन मनी, जो भी पेनल्टी उस पर लगी है, वो पहले डिपॉजिट कराए टू कोर्ट और कस्टमर, उसके बाद आगे उसको आगे अपनी आवाज या अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट रिसेंटली हमें हाई कोर्ट से ये जजमेंट मिला है। बेहतर है। इस बीच एक बात जानकारी जरूर देना चाहेंगे, हमारे साथ में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हमारे बीच पहुंच चुके हैं, अभी उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें रियल एस्टेट को लेकर, हम फिलहाल बात कर रहे थे, तमाम आपने बात रखी कि आज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बूम पर है, ये सेक्टर अब रेजिडेंशियल में। दूसरे उन्होंने बात करी रेरा की, ऐसे में सरकार से क्या आप लोग अपेक्षा रखते हैं, किस तरीके से, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि एक बड़ी पहचान है रियल एस्टेट सेक्टर की बात की जाए तो हरियाणा की प्रगति में, लेकिन आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से ऐसे में? देखिए, अगर मैं सरकार से एज ए रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट के लिए गुड़गांव की अगर मैं प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गुड़गांव का अगर आप फेजेस वाइज अगर आप देखोगे तो गुड़गांव की जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली एमजी रोड से स्टार्ट हुई थी। आज से 10 साल पहले पूरे गुड़गांव का जो सबसे पॉश एरिया था वो एमजी रोड था। उसके बाद में जो सेकंड फेज जो डेवलपमेंट आई वो आई गोल्फ कोर्स रोड पर। गोल्फ कोर्स रोड आज की डेट में पूरे ऑल ओवर गुड़गांव का सबसे पॉश एरिया है। रीजन यहाँ पर गोल्फ कोर्सेज भी हैं, प्लस में आपका रैपिड मेट्रो ऑपरेशनल है, लग्जरी कार के शोरूम्स गोल्फ कोर्स रोड पर हैं, प्लस में जितनी टॉप क्लास की लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं वो गोल्फ कोर्स रोड पर हैं। बट आप देखेंगे तो 70 to 80% जो गोल्फ कोर्स रोड है वहाँ पर डीएलएफ की प्रॉपर्टीज हैं। रीजन वहाँ पर उन्होंने वो चीज़ें मैनेज की हुई हैं, एरिया डेवलप्ड किया हुआ है। बट सेम एज इट इज गोल्फ कोर्स रोड से जब हम आगे की तरफ जाते हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, सोना रोड है या एसपीआर रोड है, वहाँ पर एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाइज एज ए गवर्नमेंट की तरफ से वो इतना नहीं है जिसको हमारी एक है कि जो एक डेवलपमेंट वहाँ पर आए जिससे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा, प्लस में जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं जो वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे भी काफी उम्मीद बढ़ेगी। अभी हम बात करें, जिस तरीके से आपने तमाम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसके साथ साथ हालांकि कई योजनाएं चल रही हैं। हम गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हम सोहना रोड की बात करते हैं, या फिर अभी बनवारी लाल जी भी यहाँ पर हैं, नितिन गडकरी अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी कई योजनाओं की, कई ऐसे आरओबी की, कई ऐसे फ्लाईओवर्स की शुरुआत करी। लेकिन सब ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जरूरी है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत भी पड़ती है आज की डेट में रियल एस्टेट की अगर सेक्टर की बात की जाए, क्योंकि अब लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो उनका आशियाने की ओर बढ़े। जो 2 साल था शायद किसी की प्लानिंग भी थी तो वो कहने की रुक गई। तो ऐसे में सबसे ज्यादा बेहतर कौन से क्षेत्र हरियाणा में और खासकर गुरुग्राम फरीदाबाद में हम बात करें तो इस वक्त है? देखिए दीपक जी, खास तौर पर अब तो हमारे मंत्री साहब भी हमारे बीच में हैं। कोविड के बाद गुड़गांव के रियल एस्टेट में बहुत बड़ा बूम आया है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, क्योंकि दिल्ली से लोगों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब दिल्ली के जो कंजेस्टेड एरिया में लोग रह रहे थे उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें बाहर की तरफ निकलना है। अब जब एनसीआर में बाहर की तरफ देखते हैं तो गुड़गांव से बेहतर विकल्प पूरे एनसीआर में कहीं नहीं है। और यही वजह है, मैं तो कई बार कहता हूं, यही वजह कि कोविड के बाद जहां बाकी इंडस्ट्रीज डाउन हुई, रियल एस्टेट अपग्रेड हुआ। कैन यू बिलीव कि लेट से कोई प्रॉपर्टी जो 50,000 रुपए गज प्लॉट था, आज वो 1.25 लाख रुपए गज पहुंच गया। डीएलएफ इटसेल्फ लाख रुपए पे था, 3 लाख रुपए गज पर पहुंच गया। तो इतनी डिमांड बढ़ी है। यहाँ सरकार को मंत्री साहब हमारे बीच में हैं, मैं जरूर 2-3 सुझाव देना चाहूंगा। अब ये टाइम आ गया है कि सरकार को गुड़गांव के रियल एस्टेट को लेके, गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके विशेष ध्यान देना होगा। एक विशेष पैकेज आपको जल्द से जल्द गुड़गांव को देना है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 5 साल हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में बहुत अच्छा काम किया। हाईवेज, फ्लाईओवर्स, मतलब जो कंजेशन पॉइंट थे वो आप लोगों ने दूर कर दिए। ये तारीफ काबिल है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पर अगले नेक्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट बनी है उसके बाद थोड़ा सा प्रोग्रेस स्लो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो पाया है। खास तौर पर एक तो मेट्रो को लेके बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम से लिंगर ऑन हो गया है, कोई काम नहीं हो पाया है। शहर में मेट्रो की तुरंत जरूरत है, क्योंकि अब ये मेट्रो सिटी बन चुका है। एक मेट्रो का एक्सटेंशन पार्ट था हमारा रैपिड, जो अभी इन प्लान है, रीजनल रैपिड मास सिस्टम
दिल्ली से मेरठ बन गया है, पर ये अलवर तक ये लाइन जानी थी, उस पर कोई काम स्टार्ट नहीं हो चुका है, जबकि एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है, एग्जीक्यूशन का काम पेंडिंग है। उसको गवर्नमेंट को तुरंत ध्यान देना चाहिए। तीसरा, रोडों को लेके मेरे को लगता है अभी जैसी, चूंकि काम पिछले बार गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया, तो इस बार हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। तो रोड्स को लेके अभी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे SPR, साउथर्न पेरिफेरियल रोड, गुड़गांव का पोश इलाका माना जाता है, और वहां लिटरली आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। अगर आपने नई गाड़ी ली तो आप डेफिनेटली 1 साल बाद उसको बदलना ही पड़ेगा, इतना बुरा हाल उस SPR का है। और तुरंत SPR पे, क्योंकि पूरा पोश इलाका डेवलप हो रहा है, हजारों करोड़ों रुपए लोगों ने लगा दिए हैं वहां पर, SPR पर तुरंत काम होना चाहिए। द्वारका एक्सप्रेसवे हालांकि गवर्नमेंट लगी हुई है, बहुत जल्दी उसको बना के कंप्लीट करना चाहिए। मेट्रो और जो रैपिड रेल सिस्टम हमारा है वो पेंडिंग है, उस पर तुरंत काम करना चाहिए। देखिए, दिल्ली से जब लोगों ने मूव किया तो ये विश्वास किया कि हरियाणा गवर्नमेंट बहुत से जल्द हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी, और एक वजह भी थी। द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी सीधी मिली तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वाला जो पोर्शन है वो कनेक्ट हो गया डायरेक्ट गुड़गांव से, और आप देखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ डिमांड बढ़ गई जनकपुरी और ये रोहिणी तक का जो इलाका है, और आगे UER2 जो सीधा पानीपत हाईवे को कनेक्ट हो रहा है। ये मैं महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं आपके दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी, और जरूर उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा। तो वो जो कनेक्टिंग मिल गया, जो दिल्ली का एक्सटेंशन है, जब लोगों ने इधर आना शुरू कर दिया है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि नए सेक्टर्स में बहुत बुरा हाल है, जैसे मैंने SPR का बताया, अगेन 81 से 95 और 115 तक के सेक्टरों में आप चले जाओ, लिटरली वहां रोड नहीं है, और लोग रहने आ चुके हैं, दिल्ली छोड़ के आपके शहर में आ गए हैं, और गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, मैं 1 मिनट और लूंगा आपका, 24 मीटर के रोड्स, क्योंकि बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आ रही है तो मैं उठा रहा हूं। 24 मीटर के रोड 2009 में हमारे यहाँ प्लानिंग एग्जीक्यूशन हुई थी। 24 मीटर के इंटरनल रोड बीजेपी गवर्नमेंट से अगर बात करते तो कहते जी पुरानी सरकार ने ये पॉलिसी लेके आए थे और ये इसलिए अब तक कंप्लीट नहीं हो पाए थे। गुड़गांव में 24 मीटर की एक्विजिशन को लेके टिल डेट कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो आज भी रेवेन्यू रास्ते से कनेक्ट हैं। अगर भगवान ना करे कल को चिंतल जैसा हादसा किसी और सोसाइटी में हो गया जो रेवेन्यू रोड से कनेक्टेड है, कैन यू बिलीव आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां नहीं पहुंच सकती। तो 24 मीटर्स के रोड को लेके गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव ये तमाम अपेक्षाएं हैं आपकी और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि सरकार तक ये बातें पहुंचेगी। और हालांकि काफी काम की बात की जाती है, तमाम योजनाओं की बात। हालांकि अभी बजट पेश हुआ है, कुछ दिन पहले ही अभी बजट को यहाँ पर रखा गया। आगे एक चर्चा जरूर करेंगे। अक्षय, आपसे एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा। तमाम लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आता है जब वो रियल एस्टेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, अपने सपनों का आशियाना लेना चाहते हैं, एक बात जरूर सामने आती है कि एक सही जगह कहां पहुंचे, उनके साथ चीट ना हो, सही योजना, सही प्लानिंग, सही उनको पता चल सके। उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या कदम होना चाहिए और किस तरीके से? देखिए, रियल एस्टेट के लिए सबसे जो मेजर पॉइंट जो है वो रेरा है। रेरा आने के बाद में काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लाइंट्स के लिए सॉर्टेड हो चुकी हैं। उसके लिए डेवलपर्स का जो पहले था कि डेवलपर टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, उसके 2 रीज़न थे। पहली चीज़ क्या था कि आज जो क्लाइंट डेवलपर को जो पैसा दे रहा है, आज डेवलपर को पता है कि वो पैसा किस अकाउंट में जा रहा है। बट रेरा आने के बाद में वो एक एस्क्रो अकाउंट हो गया जिसका 70% जो पैसा है वो उसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ही वो पैसा यूज होगा। प्लस में जो आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं, पहले क्या था कि आपको सुपर टू कारपेट एरिया की आपको एफिशिएंसी का नहीं पता कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो 3000 स्क्वायर फीट की थी, बट आपको पता चल रहा है कि बाद में उसमें एक्चुअल में 2000 स्क्वायर फीट एरिया निकल कर आ रहा है। आज रेरा आने के बाद में वो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का एक्चुअल सुपर एरिया ये है और अंदर आपको एफिशिएंसी के साथ में कारपेट एरिया एक्चुअल ये मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जो आज की डेट में क्लाइंट्स को रेरा आने के बाद में काफ़ी चीज़ें हद तक क्लियर हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ आगे रियल एस्टेट मार्केट और बेटर इंफॉर्मेशन के अंदर इसमें क्लियरिटी आ रही है और इस तरीके से आगे आगे चीज़ें और बेटर होती चली जाएंगी। और मेन जो पॉइंट है वो रेरा से रिलेटेड ही है, रियल एस्टेट को लेके वो चीज़ें सही रहेंगी आगे।
तमाम इन्होंने बातें रखी, चाहे वो कहाँ किस तरीके से बेहतर हो, सरकार से क्या अपेक्षा है और किस तरीके से आगे आने वाले समय में रियल एस्टेट रहने वाला लोगों के तमाम जो प्रश्न है, वो तो उम्मीद है कि तमाम बातें यहाँ पर रखी गई। फिलहाल अभी एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर अगले एक मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल दीपक, और तमाम तो ये मोमेंटो शाइनिंग हरियाणा इंडिया न्यूज की तरफ से एक यादगार लम्हे की तरह आपके साथ जाएगा। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए।